नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों टीमें 3 ओडीआई श्रृंखला के लिए आमने सामने थी। मैदान था श्रीलंका का, यानी जहां एशिया कप होना है। एशिया कप से पहले दोनों टीमों के लिए ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एशिया कप भी आपको श्रीलंका में ही खेलना है और ये जो आपकी 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला थी वो भी श्रीलंका में हो रही थी। यानी एशिया कप के पहले तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो ये सीरीज़ बेहद महत्वपूर्ण थी दोनों टीमों के लिए। सिर्फ एशिया कप ही नहीं, इसके बाद आपको फिर वर्ल्ड कप खेलना है। वर्ल्ड कप से पहले भी अगर आप एशियन कंडीशंस में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, आपको वर्ल्ड कप में उतना ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे इन तीनों ओडीआई में पाकिस्तान टीम की, साथ के साथ अफगानिस्तान टीम की भी, कि क्या उनके लिए पॉजिटिव रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ से एक सीख रही है और किन डिपार्टमेंट्स में उन्हें और बेहतर करने की ज़रूरत। हालांकि अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो पाकिस्तान ने श्रृंखला को 3-0 से जीत लिया है, यानी वाइट वॉश कर दिया है अफगानिस्तान को। जहां लग रहा था कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास सीरीज से पहले अपर हैंड जरूर था, उनकी टीम मजबूत भी थी, कि लग रहा था वहां पे कि ये सीरीज जरूर जीतेंगे, लेकिन 3-0 से जीतेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान भी मादा रखती है पाकिस्तान जैसी टीम को हराने के लिए। उन्होंने पहले भी ऐसा कर चुकी है। T20I में एक सेटबैक उन्होंने पाकिस्तान को दे रखा है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरता है, वहां पे पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। आप 47 ओवर खेलते हैं, मात्र 201 रन बनाते हैं और साथ के साथ आप अपनी सारी विकेटें गंवा देते हैं। वहां पे सिर्फ एक बॉलर था आपके लिए, आपके जो ओपनर है इमामुल हक, उन्होंने 61 रन की पारी खेली। बाबर आजम वहां पे बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप रहे, डक पे गए, यानी 0 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद रिजवान 21, शादाब खान 39, यानी ये 2-3 नाम थे जिन्होंने आपके लिए पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस करके दी थी। उसके लिए आपको जो सबसे बड़ा सेटबैक था कि आपका मिडिल ऑर्डर आपको बहुत रिलायबल लग रहा था। आपके साथ के साथ ऑलराउंडर जितने थे, आपने कहा टीम में हमने ऐसे खिलाड़ी रखे हैं जो हमारे लिए गेंदबाजी से भी कमाल कर सके, बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। चाहे शादाब की बात करें, मोहम्मद नवाज की बात करें, इफ्तिकार की बात करें, ये सारे खिलाड़ी आप ले गए थे। साथ के साथ आप आगा सलमान को भी आपने अपनी टीम में शामिल किया था। उस्मा मीर है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका मिडिल ऑर्डर भी फेल हुआ, आपका टॉप ऑर्डर भी फेल हुआ। आपके लिए नीचे इफ्तिकार और शादाब ने रन बनाए, यानी आपने के जो 2 स्पिन गेंदबाज हैं, साथ के साथ बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने आपके लिए स्कोर किया और कम से कम आपको 200 के आंकड़े तक पहुंचाया। उसके बाद अफगानिस्तान की जो गेंदबाजी थी वहां पे उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। आप देखिए, मुजीब ने 3 विकेट लिया, मोहम्मद नबी ने 2 विकेट लिए, उसके बाद राशिद खान ने भी 2 विकेट लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को अगर बात करें तो 47 ओवर, मात्र 201 रन, ये पाकिस्तान की जिस हिसाब से बल्लेबाजी यूनिट है उसको कहीं से सूट नहीं करता है। क्योंकि आपके पास देखिए मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, इमाम ने तो खैर के लिए प्रदर्शन किया है, शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, फिर उसके बाद आपकी टीम में आगा सलमान भी हैं, उस्मा मीर हैं, ये सारे बल्लेबाज आपके पास है। खैर इस मुकाबले में मोहम्मद नवाज नहीं खेल रहे थे और पूरी श्रृंखला में उन्हें सिर्फ आखिरी ओडीआईज में मौका दिया गया है। तो हो सकता है पाकिस्तान उनको ज़्यादा एक्सपोज ना करना चाह रही है, क्योंकि सामने एशिया कप है, तो मे भी वहाँ पे वो खेले। और अगर आखिरी ओडीआई में मोहम्मद नवाज के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया है। अब पाकिस्तान इस मुकाबले में जब गेंदबाजी करने उतरती है तो उनके पास बहुत छोटा टारगेट था, 201 रन मात्र डिफेंड करने को। लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी देखिए, जिसको लेके बहुत बातचीत की जा रही थी कि पाकिस्तान की गेंदबाजी ही उनकी स्ट्रेंथ है, और एक बार फिर वही काम किया है पाकिस्तान की गेंदबाजी ने। वो चीज़ दिखाई है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी को लेकर चलता है और जो उनका पेस अटैक है वो काफ़ी शानदार है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं, 4 ओवर का स्पेल डालते हैं, उस मुकाबले में 2 विकेट लेके जाते हैं। और देखिए, जो शाहीन अफरीदी शुरुआती जो उनके स्पेल होते हैं शुरुआती 10 ओवर में, वो काफ़ी शानदार होते हैं और काफ़ी घातक साबित होते हैं विरोधी टीम के लिए। और उन्होंने एक मरतबा ये फिर करके दिखाया है। 4 ओवर के स्पेल, छोटा स्पेल रहता है, मात्र 9 रन देते हैं और 2 विकेट निकाल के ले जाते हैं। उसके बाद इस मुकाबले में जिस गेंदबाज ने अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी वो थे हैरिस राउफ। पेस, बाउंस, बेहतरीन लाइन लेंथ और जिस हिसाब से उनकी गेंद घूमती है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, शानदार। 6.2 ओवर, 18 रन, 5 विकेट, यानी पाकिस्तान की पेस अटैक, पेस बैटरी यहाँ पे फिर एक बार कमाल दिखाती है और अफगानिस्तान को मात्र 59 रनों पे रोक देती है। पहला मुकाबला पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार रहता है, लेकिन यहाँ पे आपकी बल्लेबाजी एक्सपोज होती है और आप अपने गेंदबाजों पे डिपेंड रहते हैं और एक बार फिर आपके लिए आपके गेंदबाज वहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, आपको मुकाबला जिताते हैं।
दूसरा मुकाबला फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला जाता है। यहाँ पे अफगानिस्तान ने 300 रन का टारगेट दिया था और जो इसमें सबसे की पॉइंट था वो थी यहाँ पे पाकिस्तान की गेंदबाजी का एक्सपोज होना। पहले में आपको गेंदबाजों ने मैच जिताया, यहाँ पे आपको गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिए। यहाँ पे आप फिर अपने बल्लेबाजी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपकी गेंदबाजों को खूब पिटाई पड़ती है। 300 रन यहाँ पे अफगानिस्तान बोर्ड पे जड़ देती है। 226-27 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हैं रमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ जदरान, यानी 226-27 रन बिना विकेट। हैरिस राउफ भी उसमें गेंदबाजी करते हैं, शाहीन अफरीदी भी करते हैं, तमाम के पास जितने भी आपके तेज गेंदबाज हैं सब वहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे शुरुआती झटके देने में अफगानिस्तान को नाकाम रहता है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 58 रन, नसीम शाह 9 ओवर 45 रन, सिर्फ 1 विकेट इनको मिलती है। शाहीन अफरीदी को भी 2 विकेट मिलती है, लेकिन ये जितनी विकेट मिली है ये 227 के बाद मिली हैं। तो एक पॉजिटिव भी हो सकता है आपकी गेंदबाजी के लिए कि डेथ ओवर में जो आपकी गेंदबाजी रही है वो शानदार रही है। हो सकता है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी अच्छी ना हो। क्यों? इसका कारण भी है क्योंकि गुरबाज और इब्राहिम जादरान जब इन्होंने 226-27 रन की पार्टनरशिप बहुत शानदार कर दी, उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मोहम्मद नबी। इनकी पारी को लेकर भी बहुत बातचीत की गई कि आप इतने अच्छे मुकाम पे थे, इतने अच्छे पोजीशन पे थे, वहाँ पे आप 29 रनों की पारी खेलते हैं, वो भी 29 गेंदों में। ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम आप 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेलते। आपको तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाना था। 100 की स्ट्राइक रेट थी और वो भी 40 ओवर लगभग बाद, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेट करना था। उसके बाद राशिद खान आते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। शाहिदुल्लाह आते हैं, 1 रन बनाते हैं। अब्दुल रहमान 4 गेंदों पे 4 रन। तो जो कैपिटलाइजेशन करना था 40 ओवर के बाद आपके बल्लेबाजों को अफगानिस्तान के तेज खेलना था, वो हालांकि नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की गेंदबाजी एक बार से फिर एक्सपोज होती है। यहाँ पे जिन गेंदबाज की बदौलत आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारे गेंदबाज बहुत शानदार हैं, हमें मैच जिता के ले जा सकते हैं, बिल्कुल पहले मुकाबले में उन्होंने आपको मैच बना के दिया, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसका उलट, उसके इतर आपके गेंदबाजों की यहाँ पे बुरी तरह से पिटाई होती है और अफगानिस्तान के बल्लेबाज बहुत सधी बल्लेबाजी करते हैं। अब यहाँ पे दारोमदार था आपके बल्लेबाजों के ऊपर, आपको बल्लेबाजी करने उतरना है। 301 रनों का टारगेट था आपके पास। वहाँ पे फकर जमान, देखिए फकर जमान अगर आप इस श्रृंखला की बात करें तो तीनों ओडीआईज में फेल हुए हैं। पहले ओडीआई में तो देखिए इनको स्टार्ट भी नहीं मिला था, ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे ओडीआई की अगर आप बात करें तो वहाँ पे फकर जमान को शुरुआत जरूर मिली थी। दूसरे ओडीआई में देखिए 30 रनों की पारी खेली थी, तीसरे ओडीआई में 27 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे हैं। फकर जमान देखिए जाने जाते हैं, भारतीय टीम इनको काफ़ी रास आती है। चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा, वहाँ पे बहुत शानदार पारी खेली थी उन्होंने और एक तरफा मुकाबला बना के लेके चले गए थे पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं फकर जमान की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी फॉर्म है, वो पाकिस्तान की टीम की चिंता जरूर बढ़ाएगी। लेकिन इनको भारत के खिलाफ जो अपना मुकाबला खेलना है, वहाँ पे फकर जमान को भारतीय टीम रास आती है, तो हो सकता है वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस निकल के आ जाए। लेकिन इस सीरीज में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है। इमामुल हक आपके लिए देखिए इस सीरीज की सबसे बेहतरीन अगर आपके लिए कोई बल्लेबाज है वो है इमामुल हक। पहले मैच में 61 रनों की पारी खेलते हैं, दूसरे मैच में 91 रनों की पारी खेलते हैं। तो देखिए वहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है। उसके बाद आपके लिए इस मुकाबले में बाबर और रिजवान भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपके लिए इस मुकाबले में बाबर आजम भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि रिजवान यहाँ पे 2 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होते हैं, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है और फिर उसके बाद इनका विकेट गिर जाता है। उसके बाद आगा सलमान 14 रन, उस्मा मीर 0, इफ्तिकार अहमद यहाँ भी रन बनाते हैं 17, शादाब खान ये 48 रन बना के जाते हैं। यानी अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर देखिए तो वहाँ पे क्या आपके पास जो 2 आपके बल्लेबाज हैं, इफ्तिकार, शादाब, जो अभी तक 2 ओडीआईज इन्होंने खेले हैं उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिया है, यानी डिपेंडेंसी आप इन पे दिखा सकते हैं। साथ के साथ जो तीसरा इंक्लूड होगा इनके में से, अगर इनकी एक की जगह बाहर बनती है और अगर उनके जगह पे किसी को आना है तो वो होंगे मोहम्मद नवाज। और मोहम्मद नवाज भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, विकेट भी उन्होंने तीसरे ओडीआईज में लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बल्ले से भी रन निकले हैं। यहाँ पे भी आप एक मरतबा फंसे थे क्योंकि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल था। आपके शुरुआती जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर टॉप 3 उन्होंने तो रन बनाए, देखिए फकर जमान ने 30 रन बनाए, स्टार्ट मिली थी, हालांकि उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन इमामुल हक और बाबर की जो साझेदारी थी वो आपको मैच में और क्लोज लेके गई। लेकिन आपके लिए मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, उस्मा मीर, ये 3 जो आपके थे मिडिल ऑर्डर नंबर 4, 5, 6, ये तो फ्लॉप रहे ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्या देखनी पड़ेगी कि आपका मिडिल ऑर्डर लगातार 2 मुकाबले में फेल रहा है, पहले और दूसरे मुकाबले में। अभी तीसरे ओडीआई की भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए इफ्तिकार आते हैं, 17 रन बनाते हैं, शादाब खान आपको मैच में और क्लोज लेके जाते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, 35 गेंदें 48 रन खेलते हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह आते हैं, मुकाबला फंसा होता है और अब एक बार फिर अफगानिस्तान के मुंह से जीत निकाल के लेके चले जाते हैं। सामने फजल हक फारूकी गेंदबाज रहते हैं। आपको T20 मुकाबला भी याद होगा जहां पे नसीम शाह ही बल्लेबाज थे, पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को खेल रही थी, और फजल हक फारूकी गेंदबाज थे। वहां पे भी नसीम शाह ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को मैच जिता दिया था। सेम एग्रेशन,
सेम जोश यहाँ पे भी मैच जीतने के बाद नसीम शाह के अंदर दिखाई दिया। तो यहाँ पे आपके बल्लेबाजों ने मैच बना दिया। देखिए यहाँ पे वही चीज़ हुई जिस चीज़ से भारतीय टीम थोड़ी परेशान है, यानी जो 9, 10, 11 की पोजीशन है वहाँ पे आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो आपके लिए स्कोर कर सके। पाकिस्तान के पास वैसे गेंदबाज हैं जो आपके लिए अगर 10-12 रनों की तेज पारी खेलें तो वो कर सकते हैं, और नसीम शाह ने इसको प्रूव किया है। शाहीन शाह अफरीदी भी बल्ला घुमा लेते हैं, हैरिस राउफ भी बल्ला घुमा लेते हैं, और नसीम शाह तो देखिए आपके मैच विनर बन रहे हैं। तो यानी इससे साफ साफ पता चलता है कि 9, 10, 11 पे भी आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो आपके लिए थोड़े रन जरूर बना सके, क्योंकि कभी भी मुकाबला फंस सकता है और उनके बल्लेबाजी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ पे देखिए फजल फारूकी ने 3 विकेट लिए जरूर, लेकिन उनके तीनों विकेट उतनी काम नहीं आई। आखिर जो उनका डेथ ओवर का स्पेल था वहाँ नसीम शाह ने पूरा मैच पलट दिया। उसके बाद मोहम्मद नबी देखिए बल्ले से बहुत तेज रन तो नहीं बना रहे हैं। मुझे लगता है इनको अगर आप आराम से खेलना चाह रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आप एकदम बेस्ट बल्लेबाज हैं, आप आराम से कैपिटलाइज करके खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं, थोड़ा सा आपको अपनी बल्लेबाजी पोजीशन ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नंबर 5 और 6 पे आके इतना धीरे खेलेंगे तो कहीं ना कहीं टीम का मोमेंटम बिगड़ जाएगा। लेकिन गेंद से इनकी परफॉर्मेंस लगातार शानदार रह रही है। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे ओडीआई की बात करें जो कि कल खेला गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी देखिए पहला मुकाबला आपको गेंदबाज जिताते हैं, दूसरा मुकाबला आपको बल्लेबाज जिताते हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी गेंदबाजों का योगदान रहता है बल्ले से, न कि गेंद से। तीसरे आप ओडीआई की बात करें, वहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आते हैं। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करके 268 रनों का टारगेट देता है, 269 रन बनाने थे अफगानिस्तान को जीतने के लिए। वहां पे भी फखर जमान को स्टार्ट मिलती है, 27 रन बनाते हैं, लेकिन बड़े स्कोर में कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे। इमामुल हक 13 रन, 2 मुकाबले के हीरो रहे इमामुल हक, इस मुकाबले में फेल हो जाते हैं। बाबर आजम कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, पहला मुकाबला 0, दूसरा मुकाबला 50 रनों की पारी, तीसरा मुकाबला फिर 68 की पारी 60 रन। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम को भी इन रनों को बड़े स्कोर में तब्दील करना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बाबर आजम के साथ वो है उनका स्ट्राइक रेट। आप इतना धीरे भी नहीं खेल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 86 गेंदों में 60 रनों की बाबर ने पारी खेली थी। ये ओडीआई के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आपको लास्ट में जाते जाते इन चीज़ों को रन बॉल करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है। दूसरे मुकाबले में 66 गेंदों में 53 रन, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट इनकी बड़ी समस्या आ रही है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आते हैं, उनके साथ भी यही समस्या। 67 रन की पारी वो खेलते जरूर हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 84 की स्ट्राइक रेट है, मात्र 79 गेंदों में 67 रनों की पारी। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ आप बड़े लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हैं या आप बड़ा लक्ष्य टारगेट देना चाहते हैं, बोर्ड पे लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है एशिया कप में या वर्ल्ड कप में। तो आपको इसका निदान जल्द से जल्द खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रेशर बना के ले जाएंगे, फिर नीचे वाले बल्लेबाज जो आपके लिए होंगे नंबर 5, 6, 7, उनके लिए स्ट्राइकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दबाव उनके ऊपर होगा, चाहे वो इफ्तिकार हो, चाहे शादाब हो, चाहे मोहम्मद नवाज हो, चाहे आपके लिए आगा सलमान हो। देखिए आगा सलमान ने भी तीसरे ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 31 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। मोहम्मद नवाज 25 गेंदों में 30 रन। अब यही सेम बल्लेबाज आपकी टीम का जो कप्तान है बाबर आजम, वो लगभग सिर्फ 69 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान 84 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। लेकिन आप उसके बाद देखिए मोहम्मद नवाज 120 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, आगा सलमान 122 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पिच को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नंबर 4, 5, 6 है उसको अगर स्ट्राइकिंग की फुल परमिशन देनी है तो उनको दबाव से बचाना पड़ेगा। और ये दबाव तभी उन पे से हटेगा जब आप ऊपर से रन बॉल एटलीस्ट खेलते आएंगे या उससे थोड़ा ज़्यादा तेज खेलेंगे। देखिए फखर जमान के अंदर वो एबिलिटी है, स्टार्ट भी मिल रहा है, वो तेज खेलते भी हैं, शुरुआत भी अच्छी दिलाते हैं, लेकिन अभी जो स्टार्ट को वो बड़े स्कोर में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बन सकती है। अब यहाँ पे बारी थी अफगानिस्तान के बल्लेबाजी को टेस्ट करने के लिए। 97 पे 7 एक वक्त स्कोर था, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान मुकाबला फिनिश करती है, अपना 10 विकेट गंवाते हैं, उस वक्त स्कोर हो गया था 209। यहाँ पे अफगानिस्तान की भी बल्लेबाजी बुरी तरह से फेल होती है। अफगानिस्तान के इस सीरीज में उनकी बल्लेबाजी अगर दूसरा ओडीआई हटा दिया जाए और सिर्फ उन 2 बल्लेबाजों को हटा दिया दूसरे ओडीआई से, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज शामिल थे और इब्राहिम जादरान शामिल थे, तो फिर आपकी भी बल्लेबाजी कुछ खासा बेहतरीन प्रदर्शन कर नहीं पाई है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को भी अपने बल्लेबाजी पे पूरा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी यहाँ पे बुरी तरह से एक्सपोज है। आपके लिए गेंदबाजी में आपके स्पिनर्स शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं। स्पिनर्स आपके लिए मुजीब लगातार 3-2 विकेट ले रहे हैं, नबी विकेट ले रहे हैं, राशिद विकेट ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके जो आपको तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से फेल हुए हैं इस सीरीज में। तो आपको अपने बल्लेबाजी और अपनी तेज गेंदबाजी दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। साथ के साथ पाकिस्तान एक मुकाबला आपको बॉलर जिता रहे हैं, एक बल्लेबाज जिता रहे हैं, तीसरे मुकाबले में आपको
थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रहती है। यहाँ पे देखिए तीसरे मुकाबले में शाहीन अफरीदी का फिर वही शुरुआती स्पेल, 10 ओवर लगभग डालते हैं, 9.4 ओवर 31 रन 2 विकेट। उसके बाद शादाब खान स्पिन 3 विकेट, मोहम्मद नवाज 2 विकेट। यानी मोहम्मद नवाज, मुझे लगता है इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ये 3 की प्लेयर्स होने वाले हैं पाकिस्तान टीम के लिए इस बार एशिया कप में जो श्रीलंका में खेला जाना है। तो पाकिस्तान के जो कुछ खिलाड़ी हैं देखिए, इमाम, बाबर, रिजवान। बाबर और रिजवान के साथ स्ट्राइक रेट उनकी समस्या है। इमाम सही खेल रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी अपनी स्ट्राइक रेट अगर वो बढ़ाएं तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। गेंदबाजी फिलहाल शानदार चल रही है। अगर सेकंड ओडीआई को हटा दिया जाए तो दोनों मुकाबले, पहले और तीसरा जो ओडीआई था उसमें शानदार है अफगानिस्तान को, लेकिन अपने बल्लेबाजी और अपने तेज गेंदबाजी दोनों डिपार्टमेंट में काफ़ी काम करना पड़ेगा। सिर्फ उनकी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी लय में दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा लेखा जोखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज का। यहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3-0 से हटा दिया है। पाकिस्तान का अगला मुकाबला एशिया कप में नेपाल के खिलाफ होना है। एशिया कप की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। उसके बाद पाकिस्तान का बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया के खिलाफ 2 सितंबर को खेला जाएगा। यानी उस वक्त बाबर एंड कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय टीम उनके सामने होगी, और भारतीय टीम के लिए भी आसान नहीं होगा मुकाबला जीतना, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी अच्छे कॉन्फिडेंस में है, अच्छी परफॉर्मेंस भी करके आ रही है। एक दो जो समस्याएं हैं वो उनको इम्प्रूव कर लेंगे तो दे विल बिकम अ टफ टीम टू बीट ऑन। बट इंडियन टीम की भी तैयारियां काफ़ी शानदार चल रही हैं। एनसीए में लगातार सारे खिलाड़ी जुटे पड़े हैं, तैयारियों के लिहाज से अच्छी पेस में तैयारियां कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि दोनों टीमों के बीच जब 2 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा तो कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।